अपने आप को आप डेहरी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी बता रहे हैं, जबकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं है। पहले कहना ठीक है क्या? 2020 में आप चुनाव लड़े थे पप्पू यादव की पार्टी से, किस तरह का जन समर्थन था? MBA के स्टूडेंट रहे हैं आप पूर्व में, फिर राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली आप? जब काबिल लोग पॉलिटिक्स से दूर कर लिए जाएंगे तो मूर्ख उन पे शासन करने लगेगा। तो मैंने अपनी क्षमता का आकलन करते हुए पहले विधायक बनने के लिए पूरी तैयारी की, सीधे चुनाव में नहीं लड़ गया था। लंबे समय से आप जुड़े हैं जन स्वराज पार्टी से, विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। जन स्वराज पार्टी दोनों बड़े भाई छोटे भाई नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी ने लगातार बिहार में राज करने का काम किया और बिहार को कुछ मिला नहीं। आज से 30 बरस पहले भी बिहार की गिनती पिछड़े राज्यों में की जाती थी और आज भी की जाती है। इसलिए बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की विचारधारा को लेकर हम लोग लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं। अगर गांव में जाएं, गांव स्तर पर बात करें तो बहुत से लोगों को जन स्वराज पार्टी के बारे में पता भी नहीं है। किस गांव में गए थे जहाँ जन स्वराज को लोग नहीं जानते? ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ मैं। आपका ऑब्जर्वेशन अभी बढ़िया नहीं है, उसका बढ़िया से असेसमेंट करिए। वर्तमान के डेहरी विधानसभा क्षेत्रों में, वर्तमान के डेहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अकोढ़ी गोला प्रखंड और डेहरी प्रखंड के ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जहाँ समीर कुमार और समीर कुमार के साथ ही गांव के ग्राउंड स्तर पर जाकर पदयात्रा करके लोगों को बताई नहीं है। डेहरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर विकास कार्यों की आपने लिस्ट बना रखी है। उसमें से एक चीज़ मैंने पढ़ा कि रिंग रोड का निर्माण करवाएंगे आप जाम से छुटकारा पाने के लिए। क्या एक विधायक के लिए इतना बड़ा काम किस तरह संभव है, कैसे करेंगे आप? बिहार में जैसे सबका आकलन होता है कि जातिगत राजनीति होती है, लोग जाति देख करके वोट देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जाति नहीं चेहरा देख के वोट देते हैं। तो क्या ऐसा खास है चेहरे में कि प्रशांत किशोर का चेहरा देख के लोग वोट देंगे? कि बिहार में लोग जाति देखकर वोट देते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने लोग मोदी जी के जात के बिहार में रहते हैं? ये तो सेम बात आप दोहरा रहे हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा बात है जाति देख के कहाँ वोट कर रहे हैं लोग? आपके बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, बिना खाए हुए सीना सुकड़ के 12 इंच का हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आप कहते हैं कि हमको देश बदलना है। पहले अपने घर की स्थिति को बदलिए, अपने बेरोजगार बच्चों को ये चिंता करें कैसे उसका रोजगार लगेगा। उन लोगों का आरोप है कि जन स्वराज पार्टी है जो प्रशांत किशोर है वो बीजेपी की बी टीम है, और इसका कारण वो हवाला देते हैं कि कभी भी आज तक नरेंद्र मोदी के नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? तेजस्वी यादव का जनसंवाद कार्यक्रम सासाराम में था, वहाँ पे हमारे द्वारा पत्रकारों द्वारा पूछा गया, उन्होंने अपनी योजनाएं गिनवाई कि कैसे करेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या लगता है केवल इच्छा शक्ति से हो जाएगा? क्योंकि राजस्व की कमी होती है बिहार में और इन योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत है, बहुत सारे बजट चाहिए। आप कैसे करेंगे? आपके पास क्या इसका निदान है? इन प्रकरण कसहूं जाति पार्टी का लहर बना के हम मुख्यमंत्री बन जाए, वो अपनी मुख्यमंत्री बनने की चिंता में, जनता की चिंता में नहीं है। इनसे पूछिए ना कि जब सरकार में थे तो कहाँ था आपका स्मार्ट मीटर लगाने का वादा? सेम चीज तो बीजेपी के साथ भी है ना बिहार में। सरकार में मैं तो दोनों को बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी गठबंधन को भी बोल रहा हूँ, आरजेडी गठबंधन को भी बोल रहा हूँ। जन स्वराज की तरफ से कौन सा सीएम फेस का चेहरा होगा, किसको देख करके लोग वोट करेंगे? और जन स्वराज पार्टी के मैक्सिमम नेता चुनाव जीत के विधायक के तौर पर आएंगे, तो उन्हीं में से कोई एक विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। वोटिंग से पहले एक फेस होना चाहिए ना समीर जी? वोटिंग से पहले फेस है हमारे बिहार की जनता की स्थिति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वह भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, और इधर जन स्वराज पार्टी जो है युवा संघर्ष यात्रा कर रही है। हमारे साथ है जन स्वराज से खास बातचीत के लिए समीर दुबे, जो भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र से। समीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने आज बहुमूल्य समय अपना निकाला है मुझसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि अपने आप को आप डेहरी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी बता रहे हैं, जबकि इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई। कैसे एक पहले कहना ठीक है क्या? देखिए, जन स्वराज पार्टी में मैं आपको बताऊं कि जन स्वराज पार्टी ने एक ऑनलाइन आवेदन सबमिशन करने का कार्यक्रम बीते 2 जनवरी से ही स्टार्ट किया है जी, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक है। जो साथी विधायक बनना चाहते हैं जिस भी विधानसभा क्षेत्र से, उन्हें यह खुला ऑफर है कि वो अपना आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, और एक शुल्क भी रखी गई है उसके लिए। उसको जमा करने के बाद वो विधायक के उम्मीदवार भावी विधायक प्रत्याशी के तौर पे चयन किए जा चुके हैं। तो कोई भी अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दिया, तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट कहे जाएंगे ना? उसके लिए क्राइटेरिया होती होगी ना कि मतलब कोई भी आवेदन कर सकता है उसके लिए जो जन स्वराज पार्टी से ताल्लुक रखता है।
कोई भी जो जन स्वराज पार्टी से ताल्लुक नहीं भी रखता है, जी। बिहार का नागरिक है, जी। उसके अंदर बिहार बदलने की इच्छा है और वो चाहता है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, तो वैसे तमाम बिहार वासियों के लिए जन स्वराज ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक दिए हुए हैं। और अभी तक आपको जानकर हैरानी हो कि 10,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया भी है विधायक प्रत्याशी के लिए। विधायक प्रत्याशी बनने के लिए पूरे बिहार भर में। जी। लेकिन जो भी साथी डेहरी विधानसभा क्षेत्र हो या अन्य विधानसभा क्षेत्र हो, जो लगातार अनवरत संघर्षरत हैं, उन्होंने अप्लाई करने के बाद तो अब उनका नाम के नीचे तो भावी विधायक प्रत्याशी लिखा ही जाएगा। अब पार्टी का काम है कि उनके किए गए कार्यों, उनके द्वारा किए जा रहे संघर्ष, जनता के द्वारा दिए गए फीडबैक और पार्टी की जो अपनी एक सूची जारी है, जो क्राइटेरिया जारी है, उसको फुलफिल करने के बाद मई 2025 में फाइनली पार्टी उस व्यक्ति को विधायक प्रत्याशी के तौर पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित कर देगी। इसलिए मैं आवेदन करने के बाद, जन स्वराज पार्टी में शामिल होने के बाद निरंतर अपने आप को डेहरी विधानसभा से बतौर उम्मीदवार लोगों के बीच में बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा कि मैं पिछले 5 वर्षों से डेहरी विधानसभा का विधायक न होते हुए भी लगातार विधायक की तरह ही डेहरी विधानसभा में संघर्ष कर रहा हूँ। जो काम विधायक को करने चाहिए थे, जो काम सांसद को करना चाहिए था, उन मुद्दों को मैंने टच किया है और बहुत मजबूती से उस पर हमने काम किया है और जनता के हित में संघर्ष करके जनता तक वो चीजें पहुंचाई हैं। इन बातों पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर जन स्वराज पार्टी आपको मौका नहीं देती है, मान लीजिए मौका नहीं देती है, फिर भी चुनाव लड़ेंगे किस पार्टी चेंज करके? पहले ये कैसे आप जान गए कि मौका नहीं देगी? जन स्वराज संभावनाएं है ना, पॉसिबिलिटीज तो है, श्योर तो नहीं है। आप ही बता रहे कि आप आवेदन कर चुके हैं। बिल्कुल, मेरी बात समझिए आपने। फिर तो ये कहाँ से श्योर है कि पार्टी हमको मौका नहीं देगी? पार्टी ने मुझे मौका दिया तब तो मैं भावी विधायक प्रत्याशी हूँ। अब पार्टी के बताए गए क्राइटेरिया को मैं लगातार फुलफिल कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप उम्मीदवार मैं होऊंगा। जब मैं क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करूंगा, संघर्ष नहीं करूंगा, मेरा कोई जनता में फीडबैक अच्छा नहीं है, मेरा जनसंवाद नहीं चल रहा है, मैं जनसंपर्क नहीं कर रहा हूँ, लोगों के बीच में मैं अनवरत लोगों से जनसंपर्क के दौरान पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचा नहीं रहा हूँ, तो मैं खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहूंगा पार्टी से। 2020 में आप चुनाव लड़े थे पप्पू यादव की पार्टी से, किस तरह का जन समर्थन था? देखिए, पप्पू यादव जी की पार्टी जब चुनाव लड़ी पूरे बिहार भर में 2020 में जन अधिकार पार्टी में, तो पूरे बिहार से पप्पू यादव समेत सारे प्रत्याशी चुनाव बुरी तरह से हार गए थे। आप अगर रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो 5 बार के सांसद रहे आदरणीय पप्पू यादव, जो खुद को जनसेवक कहे जाते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, कोरोना काल हो या बाढ़ हो, हर समय पप्पू यादव लोगों की मदद करते हुए आप लोगों ने देखे होंगे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जब वो चुनाव हार गए तो फिर मेरी क्या उनके सामने औकात है? पूरी पार्टी चुनाव हार गई थी और जनता ने इस पार्टी को, जन अधिकार पार्टी जिससे मैं चुनाव लड़ा था 2020 में, किसी भी प्रत्याशी को 1000 से अधिक वोट नहीं दिया था। नॉट ओनली समीर कुमार, पूरे बिहार भर में मैक्सिमम वोट अगर आया था किसी को तो 4000 5000 मैक्सिमम, वो भी बहुत बड़े नेता जो पूर्व विधायक हुए हों या वर्षों से शहर में संघर्ष कर रहे हो विधानसभा क्षेत्र में, उनको जनता ने मौका दिया। तो भारी पैसा खर्च करने के बाद जब राष्ट्रीय नेता चुनाव हार गए थे, फिर उस रिजल्ट की बात ही करना बेकार है। MBA के स्टूडेंट रहे हैं आप पूर्व में, फिर राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब युवा अपने आप को राजनीति से दूर कर लेगा, एक लाइन है कि जब काबिल लोग पॉलिटिक्स से दूर कर लिए जाएंगे तो मूर्ख उन पे शासन करने लगेगा। जब मैंने पढ़ाई लिखाई के दरमियान तमाम चीज़ों को समझा और देखा, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं जनता के प्रति कुछ कर सकता हूँ, कुछ करने के कर गुजर करने की क्षमता है। तो मैंने अपनी क्षमता का आकलन करते हुए पहले विधायक बनने के लिए पूरी तैयारी की। सीधे चुनाव में नहीं लड़ गया था। पहले मैंने 2020 में चुनाव लड़ने से पहले 2017 से लेकर 2020 तक लगातार डेहरी विधानसभा को उन मुद्दों पे काम किया जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। शहर का सौंदर्यीकरण करना हो, गरीब की लड़ाई लड़नी हो, गरीब लोगों को राशन कार्ड बनवाना, वृद्धा पेंशन बनवाना, गरीब के हर मुद्दों को टच करना हो, अधिकारियों से मिलकर उनकी बातें कहनी हो, ऐसे विभिन्न सारे कार्यक्रम बगैर मैं लिखित जनता को बांट भी रहा हूँ। वो सारे कार्यक्रम करने के बाद मैं 2020 में जन अधिकार पार्टी में गया और उस काम के आधार पर पप्पू यादव ने मुझको टिकट दिया और मजबूती से चुनाव भी लड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी, शायद आपको नहीं पता होगा, जन अधिकार पार्टी ने हाईकोर्ट से मैनिफेस्टो एफिडेविट करके जनता के बीच में बांटा था। लेकिन बिहार की जनता ने ना मैनिफेस्टो पढ़ा, ना पप्पू यादव जी की बातों को सुना, ना समझा और 2 जगह केवल वोट पोल किए, NDA में और UPA में। नतीजा ये हुआ कि बिहार पुनः 5 बरस के लिए चौपट हो गया। एक कार्य डेहरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाए। लंबे समय से आप जुड़े हैं जन स्वराज पार्टी से, विचारधारा को स्पष्ट कीजिए जन स्वराज पार्टी की। बिल्कुल, देखिए, जन स्वराज पार्टी की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा पर स्थापित है, बाबा भीमराव अम्बेडकर विचारधारा पर स्थापित है।
जन स्वराज पार्टी लगातार उस विचारधारा को जनता तक पहुंचा रही है कि आज तक बिहार 35 साल 40 साल से पिछड़ा हुआ क्यों है। दोनों बड़े भाई छोटे भाई नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी ने लगातार बिहार में राज करने का काम किया और बिहार को कुछ मिला नहीं। आज से 30 बरस पहले भी बिहार की गिनती पिछड़े राज्यों में की जाती थी और आज भी की जाती है। इसलिए बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की विचारधारा को लेकर हम लोग लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं और इस बार व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि व्यवस्था चरमराई हुई है और वर्तमान की चल रही व्यवस्था से बिहार का कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति बदलाव की ओर अग्रसर है। पहले विकल्प नहीं था, अब जन स्वराज पार्टी एक बहुत ही मजबूत विकल्प के तौर पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनता के बीच में दिखाई दे रही है। और इस बार व्यवस्था परिवर्तन की विचारधारा और महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर विचारधारा को लागू करने के लिए हम लोग लगातार जनता के बीच में संघर्षरत हैं। जन स्वराज पार्टी नई पार्टी बनी है और डेहरी विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी के रूप में अपने आप को दावा कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता होगा, डेहरी विधानसभा सीट जो है हमेशा से हॉट सीट रहा है। अगर गांव में जाएं, गांव स्तर पर बात करें तो बहुत से लोगों को जन स्वराज पार्टी के बारे में पता भी नहीं है। अगर प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा, क्योंकि पदयात्रा कर रहे थे प्रशांत किशोर पूरे बिहार में लगभग की, इधर कब तक पदयात्रा आएगी, कब तक अपने पार्टी को स्थापित किया, तो चुनाव का ज़्यादा टाइम ही नहीं है। किस गांव में गए हैं क्या वो जन स्वराज पार्टी के लोग नहीं जानते हैं? डेहरी विधानसभा क्षेत्र में मैं अब तक 250 गांव का पदयात्रा खुद से कर चुका हूं। हर गांव में जनसंवाद जनसंपर्क लगातार जारी है। किस गांव में गए थे जहां जन स्वराज को लोग नहीं जानते? ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं मैं। आपका ऑब्जर्वेशन अभी बढ़िया नहीं है, उसका बढ़िया से असेसमेंट करिए। वर्तमान के डेहरी विधानसभा क्षेत्रों में, वर्तमान के डेहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अकोढ़ी गोला प्रखंड और डेहरी प्रखंड का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां समीर कुमार और समीर कुमार के साथ ही गांव के ग्राउंड स्तर पर जाके पदयात्रा करके लोगों को बताई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नहीं बता पा रहा है जन स्वराज पार्टी को, या तो बिहार में पहली बार घुसा है या डेहरी पहली बार आया हुआ है, वरना पूरा बिहार सहित खासकर डेहरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं खुद ना गया हूं। उसकी तमाम फुटेज बात करते हुए, जनसंपर्क करते हुए, इवन जनसंवाद करते हुए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे और लगातार अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छप रही है। आप कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है तो क्या बताएगा जन स्वराज के बारे में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, आप डेहरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर विकास कार्यों की आपने लिस्ट बना रखी है। उसमें से एक चीज मैंने पढ़ा कि रिंग रोड का निर्माण करवाएंगे आप जाम से छुटकारा पाने के लिए। क्या एक विधायक के लिए इतना बड़ा काम किस तरह से संभव है, कैसे करेंगे आप? देखिए, विधायक बनने के बाद मेरे पास सरकार की चाबी होगी, मैं सरकार का हिस्सा रहूंगा, सरकार का एक अंग रहूंगा। जब मेरे पास तमाम संसाधन रहेंगे, नगर विकास मंत्रालय की पूरी टीम मेरे संपर्क में रहेगी, मंत्री मेरे संपर्क में रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री मेरे संपर्क में रहेंगे, तो जब बिना विधायक रहते हुए मैं इतना कुछ कर सकता हूं, तो विधायक बनने के बाद मैं क्या करूंगा, जरा इसकी परिकल्पना करिए आप। रही बात रिंग रोड का निर्माण, जब मैं विधायक बनूंगा तो यहाँ पे नगर परिषद क्षेत्र भी है। अब नगर परिषद को पता ही नहीं है कि रिंग रोड का निर्माण कैसे होगा, कैसे निर्माण होगा, वेंडर जोन का ये पता ही नहीं है। आपने बना रखा होगा ना पूरा प्लान बना रखा है लगातार पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। आप देखिएगा, इससे बढ़िया सुंदर शहर नहीं है रोहतास जिले में। आप थाना चौक से इंटर करिए, अंबेडकर चौक होते हुए, पूरा कैनाल रोड होते हुए, स्टेशन रोड होते हुए आराम से आप आ सकते हैं, पुनापाल रोड होते हुए थाना चौक पे। अतिक्रमण युक्त तो पूरा हमारा डेहरी बाजार, आज उसके कारण रिंग रोड का निर्माण रुका पड़ा है। बीच का जो ये डिवाइडर बेवजह केवल खूबसूरती के लिए बनाया गया, जिसके वजह से लगातार जाम लगती हैं। पहले हमारे फुटपाथ जो दुकानदार भाई थे वो केवल 2 साइड अपनी दुकानें लगाते थे। जब इन लोगों ने बीच में डिवाइडर बना दिया, अब दुकानदारें 4 साइड लगती हैं। इवन जो दुकान के अंदर जाने का जो रास्ता था, जो कट दिया गया है यहाँ से वहां निकलने का, वो जाम हुआ पड़ा हुआ है। तो पहले वेंडर जोन बनाकर अपने हम फुटपाथ दुकानदार भाइयों को पहले वहां शिफ्ट करेंगे बाइज्जत, ताकि उनका रोजगार डिस्टर्ब ना हो, वो रोजी रोजगार बढ़िया से कर सके। और फिर बाजार को चिन्हित करके रोड की चौड़ीकरण करके पाली रोड, कैनाल रोड, डेहरी बाजार, अम्बेडकर चौक होते हुए बेहतरीन तरीके से रिंग रोड का निर्माण करके आपको दिखा देंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में जैसे सबका आकलन होता है कि जातिगत राजनीति होती है, लोग जाति देख करके वोट देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जाति नहीं, चेहरा देख के वोट देती है। तो क्या ऐसा खास है चेहरे में कि प्रशांत किशोर का चेहरा देख के लोग वोट देंगे? देखिए, बिहार में लोग जाति देखकर वोट देते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, कितने लोग मोदी जी के जात के बिहार में रहते हैं? ये तो सेम बात आप दोहरा रहे हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा बात है? जाति देख के कहाँ वोट कर रहे हैं लोग धर्म देख कर वोट कर रहे हैं। लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान समझ के वोट कर रहे हैं। लोग लहर चल रहा है, हवा बह रहा है, 56 इंच का सीना देख के लोग वोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी यही समझा रहे हैं कि आपने अब तक वोट दिया
56 इंच के सीना पे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे लहर चल रहा है, हम ऊपर देख रहे हैं, हवा बह रहा है। इस बार आप अपना वोट अपने बच्चों का चेहरा को देखकर करिए। इस बिहार में आपके बच्चों की क्या स्थिति है? आपके बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, बिना खाए हुए सीना सुकड़ के 12 इंच का हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और आप कहते हैं कि हमको देश बदलना है। पहले अपने घर की स्थिति को बदलिए। अपने बेरोजगार बच्चों को यह चिंता करें कैसे उसका रोजगार लगेगा, अपने बूढ़े माता पिता की चिंता करके कैसे उनको पेंशन मिलेगा, कैसे महिलाएं स्वरोजगार कर सकेंगी, उसको चिंता करके इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर बिहार बदलने के लिए वोट दीजिए। उनका नारा ही है कि बहुत हुई जाति पाति पे वोट की पारी, इस बार अपने बच्चों की बारी। बच्चों का चिंता करिए, जो बच्चे आपके आगामी पीढ़ी आने वाली है, जिसमें बिहार आगे बढ़ के एक सुंदर शहर और सुंदर राज्य बनने जाएगा। बिहार के जो वर्तमान नेता हैं अभी तक प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन लोगों का आरोप है कि जन स्वराज पार्टी है जो प्रशांत किशोर है वो बीजेपी की बी टीम है, और इसका कारण वो हवाला देते हैं कि कभी भी आज तक नरेंद्र मोदी के नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? टीवी पे सब तो न्यूज देखता नहीं है। ये सब अनपढ़ नेता, बिना पढ़ा लिखा नेता जो जाति के नाम पे धर्म का चोला ओढ़ के घूम रहा है क्षेत्र में। कभी सुना है प्रशांत किशोर जी को बोलते हुए? कई बार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी अगर एक बिहार के विकास के लिए अगर अपना केवल बैठक दिखा दे तो पूरी जन स्वराज पार्टी की सेना उनके पीछे चलने को तैयार है। जिस नरेंद्र मोदी के नाम पे बिहार से 39 सांसद दिए गए, उस नरेंद्र मोदी जी ने एक बार बिहार के विकास के लिए बैठक तक नहीं की है। जिस नरेंद्र मोदी जी को लगातार बिहार में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गुजरात मॉडल का सपना देकर लोगों ने वोट दिया, एक फैक्ट्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चालू नहीं की है। हम तो ये लगातार हमारे नेता यह बात कर रहे हैं। जिनको सुनना नहीं है, जिनको केवल व्यंग कसना है, जिनको पार्टी और जाति के नाम पे केवल नेतागिरी करनी है, वही हमारे नेता को एक्सेप्ट नहीं किए हुए हैं। हमारे नेता को बिहार की जनता, बिहार को बुद्धिजीवी आवाम, वो छात्र जो संघर्ष कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। और कितना एक्सेप्ट किए हैं आगामी विधानसभा का चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। गए माघ 29 दिन बाकी। उपचुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहाँ तक उपचुनाव में बम्पर वोट लाया हमारी जनता, हमारी पार्टी तो नहीं पाया ना। क्या बात कर रहे हैं? जी जीत नहीं पाए। 10 दिन के अंदर पार्टी बना के 40,000 वोट ले आना एक विधानसभा क्षेत्र में, और पूरा जोड़ दे तो 10% वोट ले आना। आप इसको कम समझते हैं क्या? जिस पार्टी कोई संगठन नहीं, जिसका कोई सिंबल नहीं, जिसका कोई कार्यकर्ता नहीं गांव गांव तक, जिसका कहीं बूथ कमेटी नहीं, अगर उस पार्टी ने अगर 10% वोट एकत्रित किया है, आप जरा सोच कर देखिए। जिस दिन बिहार में हर प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष होंगे या हो चुके हैं, हर बूथ पे बूथ कमेटी होगी, लगातार क्षेत्र की जनता और नेता कार्यकर्ता पदयात्रा के जन जन तक पहुंचेंगे, तो अभी तो डेमो दिया है उपचुनाव में, पिक्चर पूरी बाकी है, 25 में आपको दिखाई देगा। जातिगत जनगणना के बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, सही है नहीं चाहिए, लेकिन उसका आधार जो होना है, जो जिस तरह से इन लोगों ने जातियों को हाईलाइट करने के लिए जनगणना करा ली, आधार उचित नहीं है। हम लोगों ने कहा कि जाति की जनगणना आप करें, उसमें यह भी गणना करें कि कितने लोग वंचित रह गए हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। केवल झोपड़पट्टी में राशन कार्ड नहीं चाहिए, 3 तले मकानों में भी लोग रहते हैं, उनको भी राशन कार्ड चाहिए। आपके पिताजी ने 3 तला मकान बना तो दिया फॉर एग्जाम्पल, और आप रोजगार में नहीं है, आप एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपको 5,000 वेतन मिलता है महीने का, राशन कार्ड आपको भी चाहिए। लेकिन इन सरकारों ने, इन लोगों ने यह नियम बनाया, जिसके पास मोटरसाइकिल होगा, घर होगा, टीवी होगा, उस राशन कार्ड नहीं बनेगा। ये कौन सा नियम है? आज के तारीख में किसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, किसके पास घर नहीं है? ऐसे नियमों को ताक पर रख के लोग केवल जाति की बात करते हैं। हम जाति की नहीं, जमात की बात करते हैं, और हर उस जाति तक, हर उस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, जो अब तक नहीं हो पाया है। चलिए, एक बार डेहरी विधानसभा क्षेत्र का जो विकास का ब्लूप्रिंट है आपके पास, उसको जरा बता दीजिए। देखिए, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में कई कुछ करने को बाकी है, जो यहाँ के सांसदों ने, यहाँ के विधायकों ने आज तक नहीं किया है। मेरा कोई कमेंट किसी पर जनरली होता नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब बूथ कमेटी बनाकर घरे घरे पर्ची पहुंचाया जा सकता है, घरे घरे पहुंच के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है, तो क्यों नहीं घरे घरे पहुंच के राशन कार्ड की सूची में नाम जोड़ा जा सकता है? क्यों नहीं घरे घरे पहुंच के वृद्धा पेंशन बनवाया जा सकता है? क्यों नहीं घरे घरे पहुंच के लोगों का विधवा पेंशन बनवाया जा सकता है? घर घर पहुंच के विकलांगों को ट्राईसाइकिल नहीं दी जा सकती है? जब ये नेता चुनाव के समय में एक एक घर को ढूंढ लेते हैं, गेट पे जाके गोड़ छू के गोड़ लाग लेते हैं, तो क्या कारण है कि ये नेता 5 साल फिर दिखते नहीं है? तो मेरा पहला कार्य होगा कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में बतौर विधायक बनने के बाद सरकार की चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक, उनके घर तक पहुंचाना, 24/7 एक टोल फ्री नंबर जारी करके जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना,
ताकि जनता अपनी समस्याओं को मुझसे साझा कर सके। हमने प्लान किया, मैं टोल फ्री नंबर जारी करूंगा। गांव की गरीब जनता, डेहरी की वो जनता जो विधायक जी तक नहीं पहुंच सकती है, वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करेगी, उसको आवाज आएगी, माननीय विधायक के यहाँ कॉल करने के धन्यवाद। और लगातार मैसेजेज आएंगे कि राशन कार्ड बनवाने के लिए 1 दबाएं, मदद के लिए 2 दबाएं, पुलिस में सहायता के लिए 3 दबाएं, गांव से जुड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए 4 दबाएं। ऐसे कई सारी पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को मैंने सोचा है, मैं उसको अभी जोड़ रहा हूं और नंबर जारी कर जनता सीधा संवाद स्थापित करूंगा और जनता तक सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, डेहरी में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आज तक किसी ने बात ही करना उचित नहीं समझा है। आप देखिए, डालमिया नगर रेल कारखाना बरसों से बंद पड़ा हुआ है। पहले डालमिया में फैक्ट्री हुआ करती थी, फिर रेल में कन्वर्ट हुआ, उसको रेलवे ने खरीदा। आज तक वहां पर एक चीज का शुरुआत नहीं हुआ है। मेरा पहला सबसे शुभारंभ जो करने का काम होगा वो डालमिया नगर स्थित रेल कारखाना का प्लांट शुरू कराना संघर्ष करके, ताकि हमारे बिहार सहित डेहरी के बेरोजगार युवाओं को वहां रोजगार मिल सके, कुछ कर सके और डेहरी एक नई विकास गति को लिखना चालू करे। सभी पार्टियां अपनी अपनी लुभावनी योजनाएं के बारे में बता रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव का जनसंवाद कार्यक्रम सासाराम में था, वहां पे हमारे द्वारा पत्रकारों द्वारा पूछा गया, उन्होंने अपनी योजनाएं गिनवाई कि कैसे करेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या लगता है केवल इच्छा शक्ति से हो जाएगा? क्योंकि राजस्व की कमी होती है बिहार में और इन योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत है, बहुत सारे बजट चाहिए। आप कैसे करेंगे? आपके पास क्या इसका निदान है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इच्छा शक्ति से होना था तो काहे नहीं कर लिए थे 17 महीना में? जो कहते फिर रहे कि 17 महीना बनाम 4 लाख नौकरी देने का दावा करते हैं। कौन कह रहा है 4 लाख नौकरी दिया है? इसने किसने कहा? कभी आप लोगों ने चेक किया है? इन लोगों ने 4 लाख नौकरी दिया है, 5 लाख नौकरी दिया इन लोगों ने? इन लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख नौकरियां बांटी हैं नहीं, और बाकी जो 2.5 लाख नौकरियां या 2 लाख नौकरियां आपको दिख रही हैं, ये वो शिक्षक हैं जो पहले से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत थे। इन लोगों ने उन शिक्षकों को केवल अपग्रेड किया है, नियोजित को बीपीएससी में घुसाया है, बीपीएससी को हेडमास्टर में घुसा दिया है, कोई नया काम नहीं किया है। इनके नेता को उस समय मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का सपना जब छाया तो इन लोगों ने डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू नहीं किया, जिसके वजह से आज बिहार में उत्तर प्रदेश से आकर, कलकत्ता से आकर, तमिलनाडु से आकर लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और बिहार का युवा बेरोजगार बैठा है। ये बात करते हैं शिक्षा और रोजगार की, ड्रामा करते हैं, बात करते हैं इच्छा और शक्ति की। इनकी यही इच्छा शक्ति है कि बिहार बेरोजगार रहेगा और उत्तर प्रदेश से बंगाल से आकर यहाँ नौकरी करेगा। है क्षमता, और जगहों पर डोमिसाइल नीति लागू है। और यहाँ पे इन लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार जी को सपना दिखाया कि आप प्रधानमंत्री बनिएगा महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि लाखों बच्चे, हमारे बिहार के काबिल बच्चे वंचित रह गए, आज बेरोजगार है। हम सबसे पहले इन बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे और तमाम उस वंचित छात्र छात्राओं को मौका देंगे, ताकि पहले बिहारियों को मौका मिलेगा, उसके बाद अगर जगह बचेगी तो अन्य को मौका भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले बिहार वासियों को मौका मिलेगा। रही बात इच्छा शक्ति की, इनके अंदर एक भी इच्छा शक्ति नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि एन केन प्रकरण कसहूं जाति पार्टी का लहर बना के हम मुख्यमंत्री बन जाएं। वो अपनी मुख्यमंत्री बनने की चिंता में, जनता की चिंता में नहीं है। जब सरकार में रहते हैं तब इनको महंगाई समझ में आती है, जब सरकार से बाहर निकल जाते हैं तो महंगाई इनको डाइन हो जाती है। इनसे पूछिए ना कि जब सरकार में थे तो कहाँ था आपका स्मार्ट मीटर लगाने का वादा? सेम चीज तो बीजेपी के साथ भी है ना बिहार में। सरकार में रहते हैं मैं तो दोनों को बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी गठबंधन को भी बोल रहा हूँ, आरजेडी गठबंधन को भी बोल रहा हूँ, मैं इन दोनों पार्टियों को बोल रहा हूँ कि जब ये सरकार में होते हैं तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, जो भी सरकार से बाहर निकल जाते हैं इनको बिहार में बहुत सारी कमियां नजर आने लगती हैं। जब ये सरकार में होते हैं तो सुशासन की सरकार चल रही है जी, सुशासन चल रहा है, और जब सरकार से बाहर निकल जाते हैं तो कुशासन चल रहा है, कुशासन हो गया, जंगल राज हो गया है। जब खुद सरकार में थे तो मंगल राज दिख रहा था, जब खुद सरकार में थे तो इनको स्मार्ट मीटर बहुत बेहतरीन लग रहा था, जब सरकार से बाहर निकले तो खून चुसवा, खून चुसाता, जनता के मुआवता। अब ये भाषण समझाते हैं जाके जनता को बुर्बक बनाना छोड़ दीजिए। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है, अब इनके झूठे खोखले वादों में नहीं पड़ने वाली है। 5 चीजें जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले हो जाएगी, आप बता दीजिए ना कैसे क्रियान्वयन, धरातल पर कैसे आएंगे ये चीजें? बता तो रहे, इच्छा शक्ति की बात छोड़ दीजिए। देखिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पांच काम, फालतू काम नहीं, हम चाहते तो 500 काम भी लिस्ट बना सकते थे। आदरणीय नेता का हमारा यही काम ही था। प्रशांत किशोर जी इलेक्शन कैंपेन के ही मास्टर थे, लगातार वो कहते भी हैं अपने क्षेत्रों में, और भारत के 10 से अधिक राज्यों में मुख्यमंत्री बना के दिखा चुके हैं। अगर बनाना होता सूची तो 500 से अधिक बन जाती, लेकिन उन्होंने महज 5 चीजों को बिहार में लागू करने का वादा किया है।
पहला, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। दूसरा, महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पर लोन देने की व्यवस्था। तीसरा, बुजुर्ग गार्जियन को 400 की पेंशन को बढ़ा के 2000 करने की बात। जो हमारे युवा साथी बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको पूंजी की व्यवस्था करके यहीं पर 10 से 12 हजार नौकरी करने की, रोजगार करने की व्यवस्था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पांचवा, किसान भाइयों को मुफ्त में मजदूर देने की बात। अब ये काम कैसे होगा, इसको आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आते हैं उन बेरोजगार युवाओं को हम कैसे पैसा देंगे ताकि वो 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर न जाएं। हम लोगों ने तय किया है, आपने सीडी रेशियो का नाम सुना होगा चाहे नहीं सुना होगा, मैं समझाना चाहता हूँ। सीडी रेशियो लोगों को समझा दीजिए। हाँ, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीडी रेशियो जो होता है वो आरबीआई का एक रिपोर्ट होता है। जो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष भारत के तमाम राज्यों का एक सीडी रेशियो रिपोर्ट जारी करती है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो या क्रेडिट डेबिट रेशियो भी उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट एक शब्द है। आज के तारीख में पूरे भारत भर के राज्यों में प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट जारी होता है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। क्या कभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहते सुना है कि हमारे बिहार की बैंकों में इतना करोड़ रुपया जमा हुआ, इतना पैसा हम लोगों ने लोन के रूप में जनता को दिया, लेकिन आज तक कभी एक मुख्यमंत्री का काम हुआ नहीं। केवल सीडी रेशियो को समझ लेंगे बिहार की जनता तो ये काम हो जाएगा। वर्तमान के फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए 100 रुपये जमा होते हैं प्रत्येक वर्ष में, तो सीडी रेशियो कहता है कि 80%, 90% रुपया उसमें से आप उन लोगों को रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए आप लोन के रूप में दीजिए। लेकिन बिहार में आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 40% ही लोन के रूप में जनता को मिला है। मतलब 100 में 40 रुपया मिला है, बाकी के 50 रुपये, 60 रुपये इन लोगों ने दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिए कि आप नौकरी करिए, आप रोजगार करिए, आप गाड़ी खरीदिए, आप घर बनाइए। केवल सीडी रेशियो को ठीक कर देंगे और 40% का आंकड़ा बढ़ाकर अगर हम लोगों ने इसको 60%, 70%, 80% कर दिया तो बिहार के मैक्सिमम युवाओं को यही पूंजी मिल जाएगी, जिसके चलते वो 10,000, 12,000 नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे और यहाँ रोजगार कर लेंगे। दूसरा, जो हम 2,000 की पेंशन देने की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आएगा? आप वर्तमान में देखेंगे कि लगातार इस बिहार सरकार में केवल कागज पे शराबबंदी है और शराब की डिलीवरी घर घर तक जारी है, जिसके चलते प्रत्येक वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे बिहार गवर्नमेंट को हो रहा है। अगर केवल ये कागज पे शराबबंदी को सिस्टमेटिक तरीके से प्लांट में बिक्री करने का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया तो 20 से 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार को मिलेगा, जिससे प्रत्येक घर के लोगों को हम लोग 2,000 रुपए पेंशन बुजुर्ग लोगों को दे सकते हैं। तीसरा, आप देखे होंगे यहाँ की बंद जेलों में जो कैदी हैं, जो माफिया हैं, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिसने बलात्कार किया, हत्या किया, चोरी किया, उस पर सरकार प्रत्येक दिन उनके भोजन करने पे 300 रुपया खर्च कर रही है। प्रत्येक दिन मिनिमम आप देखेंगे 100 से 150 रुपये उनके भोजन पे खर्च आ रहा है। पूरा अगर जोड़ें, कैलकुलेट करेंगे तो एक कैदी पे महीने का कम से कम 3,000 रुपया खर्च आ रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि इन कैदियों पे खर्च होगा 3,000 और बुजुर्ग जो माताएं बहनें हमारे क्षेत्र में है, हमारे बिहार राज्य में, उन पे खर्च होगा 400 रुपया महीना। इन कैदियों पे उस खर्चों को हम लोग कम करेंगे ताकि उनको कष्ट महसूस हो कि अपराध करने के बाद सुंदर सुंदर भोजन नहीं मिलता है, व्यवस्था बढ़िया नहीं मिलती है, कष्ट होता है जेलों में। उस व्यवस्था को थोड़ा और सिस्टमेटिक करेंगे और उसमें से भी कुछ पैसे हम लोग बचा के निश्चित तौर पे अपने बुजुर्ग साथियों को पैसा देंगे ताकि उनको पैसा प्रत्येक महीने 2,000 मिले, जो डिग्निफाइड जिंदगी को जी सकें। और बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पैसे बचाए जा सकते हैं। एक बार पहले सरकार में आने तो दीजिए, उसके बाद देखिए कहां से कैसे पैसा बचाया जाता है और कैसे जनता का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो रेवड़ियां बांटने का कार्यक्रम यहाँ के नेताओं ने और सरकारों ने जो कर रखा है ना, इसको बदलने की पूरी तैयारी है और आगामी 6 महीने के अंदर उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके हम लोगों ने तैयार रखा है, जो जनता को समर्पित करेंगे। मैंने जितनी बातें आपको बताई, कुछ बातें मेरी अपनी व्यक्तिगत हैं और कुछ पार्टी के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। जन स्वराज की तरफ से कौन सा सीएम फेस का चेहरा होगा, किसको देख करके लोग वोट करेंगे? बिहार में सीएम की जो फेस होता है वो विधायक दल के चुनाव पर निर्भर करता है। कई सारे लोग अपने पूर्व में सीएम बने हुए हैं, इसलिए उनका फेस लेकर लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं। जनरली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव संसदीय दल के नेता के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार विधानसभा का जब चुनाव संपन्न हो जाएगा और जन स्वराज पार्टी के मैक्सिमम नेता चुनाव जीत के विधायक के तौर पर आएंगे तो उन्हीं में से कोई एक विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी होगा। से पहले एक फेस होना चाहिए ना समीर जी? वोटिंग से पहले फेस है हमारे बिहार की जनता की स्थिति, जिसको बदलने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग नेता के चेहरे पर नहीं, नेता के पार्टी के सिंबल पे नहीं, नेता के विचारधारा पे बिहार की वर्तमान व्यवस्था को दूर करने के लिए, बिहार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं, ना कि व्यक्ति विशेष के चेहरा पे और उनकी जाति पे और उनकी लहर पे वोट मांग रहे हैं।
हमारे और बाकी नेताओं का और बाकी पार्टियों में अंतर है। हमें बिहार की स्थिति को बदलना है, न कि मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे वोट लेकर केवल मुख्यमंत्री और विधायक बनना है। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये थे समीर दुबे, जो जन सुराज से डेहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में दावा कर रहे हैं। बाकी आपने इनको विचारों को सुना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, कैमरे के पीछे हैं वीडियो जर्नलिस्ट मुन्ना नारायण सिंह। आप बने रहें टॉप 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।